कहानी अशोका की। अशोक प्रतिष्ठित मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच उनका शासनकाल भारत के इतिहास में सबसे समृद्ध काल में से एक था। अशोक के साम्राज्य में भारत, दक्षिण एशिया और उससे आगे का अधिकांश भाग शामिल था, जो वर्तमान अफगानिस्तान और पश्चिम में फारस के कुछ हिस्सों से लेकर पूर्व में बंगाल और असम और दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। बौद्ध साहित्य में अशोक को एक क्रूर और निर्दयी राजा के रूप में दर्शाया गया है, जिसने विशेष रूप से भीषण युद्ध, कलिंग की लड़ाई का अनुभव करने के बाद हृदय परिवर्तन कर लिया था। युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना जीवन धर्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। वह एक परोपकारी राजा बन गया, जिसने अपने प्रशासन को अपनी प्रजा के लिए न्यायपूर्ण और उदार वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया। एक शासक के रूप में उनके परोपकारी स्वभाव के कारण उन्हें देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि दी गई थी। अशोक और उनका गौरवशाली शासन भारत के इतिहास के सबसे समृद्ध समय से जुड़ा है और उनके गैर पक्षपातपूर्ण दर्शन के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में अशोक स्तंभ पर लगे धर्म चक्र को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा बनाया गया है। भारत गणराज्य का प्रतीक चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य राजा बिंदुसार और उनकी रानी देवी धर्मा के घर हुआ था। वह मौर्य राजवंश के संस्थापक सम्राट महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। धर्मा, वैकल्पिक रूप से सुभद्रांगी या जनपद कल्याणी के रूप में जाना जाता है, चंपा वंश के एक ब्राह्मण पुजारी की बेटी थी और वहां की राजनीति के कारण उसे शाही घराने में अपेक्षाकृत कम पद सौंपा गया था। अपनी माता के पद के कारण अशोक को भी राजकुमारों में निम्न स्थान प्राप्त था। उनका केवल एक छोटा भाई था, विथाशोका, लेकिन कई बड़े सौतेले भाई थे। अपने बचपन के दिनों से ही अशोक ने हथियार कौशल के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी महान प्रतिभा दिखाई। अशोक के पिता बिंदुसार ने उनकी कुशलता और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया। यहाँ उनकी मुलाकात विदिशा के एक व्यापारी की बेटी देवी से हुई और उन्होंने शादी कर ली। अशोक शीघ्र ही एक उत्कृष्ट योद्धा, सेनापति और चतुर राजनेता बन गया। मौर्य सेना पर उसकी कमान दिन-ब-दिन बढ़ने लगी। अशोक के बड़े भाई उससे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी मान लिया कि वह राजा बिंदुसार का कृपापात्र है। राजा बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र सुशीमा ने अपने पिता को अशोक को राजधानी पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला प्रांत में भेजने के लिए मना लिया। यह बहाना तक्षशिला के नागरिकों के विद्रोह को दबाने के लिए दिया गया था। हालांकि जैसे ही अशोक प्रांत में पहुंचा, सेना ने खुले हाथों से उसका स्वागत किया और विद्रोह बिना किसी लड़ाई के समाप्त हो गया। अशोक की इस विशेष सफलता ने उसके बड़े भाइयों, विशेषकर सुसीमा को और अधिक असुरक्षित बना दिया। सिंहासन पर प्रवेश। सुसीमा ने बिंदुसार को अशोक के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिसे बाद में सम्राट ने निर्वासित कर दिया। अशोक कलिंग गए, जहां उनकी मुलाकात कौरव की नामक मछुआरे से हुई। उसे उससे प्यार हो गया और बाद में उसने कौरवकी को अपनी दूसरी या तीसरी पत्नी बना लिया। जल्द ही उज्जैन प्रांत में हिंसक विद्रोह शुरू हो गया। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को वनवास से वापस बुलाया और उज्जैन भेज दिया। आगामी लड़ाई में राजकुमार घायल हो गया और बौद्ध भिक्षुओं और ननों ने उसका इलाज किया। यह उज्जैन में ही था कि अशोक को पहली बार बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में पता चला। अगले वर्ष बिंदुसुर गंभीर रूप से बीमार हो गया और वस्तुतः मृत्युशैया पर था। सुशीमा को राजा द्वारा उत्तराधिकारी नामित किया गया था, लेकिन उसके निरंकुश स्वभाव ने उसे मंत्रियों के बीच प्रतिकूल बना दिया। राधागुप्त के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने अशोक को ताज संभालने के लिए बुलाया। 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने पाटलिपुत्र पर हमला किया, सुशीमा सहित उसके सभी भाइयों को हराया और मार डाला। अपने सभी भाइयों में से उन्होंने केवल अपने छोटे भाई विथाशोक को ही बख्शा। उनका राज्याभिषेक उनके सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद हुआ। बौद्ध साहित्य में अशोक को क्रूर और बुरे स्वभाव वाला शासक बताया गया है। उस समय उनके स्वभाव के कारण उनका नाम चंदा अशोक रखा गया, जिसका अर्थ है भयानक अशोक। उन्हें अशोक के नर्क के निर्माण का श्रेय दिया जाता है,
जो अपराधियों को दंडित करने के लिए एक जल्लाद द्वारा संचालित एक यातना कक्ष था। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्रूर हमले किए जो लगभग 8 वर्षों तक चले। यद्यपि उन्हें जो मौर्य साम्राज्य विरासत में मिला वह काफी विशाल था, उन्होंने सीमाओं का तेजी से विस्तार किया। उनका राज्य पश्चिम में ईरान अफगानिस्तान सीमाओं से लेकर पूर्व में बर्मा तक फैला हुआ था। उसने सीलोन, आधुनिक श्रीलंका, को छोड़कर पूरे दक्षिणी भारत पर कब्जा कर लिया। उनकी पकड़ से बाहर एकमात्र राज्य कलिंग था जो आधुनिक उड़ीसा है। कलिंग का युद्ध और बौद्ध धर्म की अधीनता। अशोक ने 265 ईसा पूर्व के दौरान कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया और कलिंग का युद्ध उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अशोक ने व्यक्तिगत रूप से विजय का नेतृत्व किया और जीत हासिल की। उसके आदेश पर पूरे प्रांत को लूट लिया गया, शहरों को नष्ट कर दिया गया और हजारों लोग मारे गए। जीत के बाद अगली सुबह वह चीजों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निकला और जले हुए घरों और बिखरी हुई लाशों के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। युद्ध के परिणामों का सामना करने के बाद पहली बार उसे अपने कार्यों की क्रूरता से अभिभूत महसूस हुआ। पाटलिपुत्र लौटने के बाद भी उन्होंने अपनी विजय से हुए विनाश की झलक देखी। इस अवधि के दौरान उन्होंने विश्वास के घोर संकट का अनुभव किया और अपने पिछले कर्मों के लिए प्रायश्चित्त की मांग की। उन्होंने फिर कभी हिंसा न करने की कसम खाई और खुद को पूरी तरह से बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण बौद्ध गुरुओं राधास्वामी और मंजुश्री के निर्देशों का पालन किया और अपने पूरे राज्य में बौद्ध सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार चंदाशोक धर्मशोक या पवित्र अशोक में बदल गया। अशोक का प्रशासन। आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद अशोक का प्रशासन पूरी तरह से उसकी प्रजा की भलाई पर केंद्रित था। अशोक से पहले मौर्य राजाओं द्वारा प्रस्तुत स्थापित मॉडल के बाद सम्राट प्रशासन के शीर्ष पर था। उनके प्रशासनिक कर्तव्यों में उनके छोटे भाई विथाशोक और विश्वसनीय मंत्रियों के एक समूह ने उनकी बारीकी से सहायता की, जिनसे अशोक किसी भी नई प्रशासनिक नीति को अपनाने से पहले परामर्श करते थे। इस सलाहकार परिषद के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में युवराज, क्राउन प्रिंस, महामंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति, सामान्य और पुरोहित पुजारी शामिल थे। अशोक के शासनकाल में उसके पूर्ववर्तियों की तुलना में बड़ी संख्या में परोपकारी नीतियों का परिचय देखा गया। उन्होंने प्रशासन पर पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण अपनाया और घोषणा की, सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं, जैसा कि कलिंग शिलालेख से स्पष्ट है। उनके राज्य को प्रदेश या प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें वैश्य या उपविभागों और जनपदों में विभाजित किया गया था, जिन्हें आगे गांवों में विभाजित किया गया था। अशोक के शासनकाल के तहत 5 प्रमुख प्रांत उत्तरापथ, उत्तरी प्रांत थे, जिनकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंतीरथ, पश्चिमी प्रांत, जिसका मुख्यालय उज्जैन में है, प्राच्यपथ, पूर्वी प्रांत, जिसका केंद्र तोशाली में है, और दक्षिणापथ, दक्षिणी प्रांत, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी है। पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी के साथ केंद्रीय प्रांत मगध साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र था। प्रत्येक प्रांत को एक क्राउन प्रिंस के हाथों आंशिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी, जो समग्र कानून प्रवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन सम्राट ने स्वयं अधिकांश वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखा। इन प्रांतीय प्रमुखों को समय समय पर बदला जाता था ताकि उनमें से किसी को भी लंबे समय तक सत्ता में रहने से रोका जा सके। उन्होंने कई पतिवेदकों या पत्रकारों को नियुक्त किया, जो उन्हें सामान्य और सार्वजनिक मामलों की रिपोर्ट देते थे, जिससे राजा आवश्यक कदम उठाते थे। हालांकि अशोक ने अपना साम्राज्य अहिंसा के सिद्धांतों पर बनाया, लेकिन उन्होंने आदर्श राजा के पात्रों के लिए अर्थशास्त्र में उल्लिखित निर्देशों का पालन किया। उन्होंने दंड समाहार और व्यवहार समाहार जैसे कानूनी सुधारों की शुरुआत की और अपनी प्रजा को स्पष्ट रूप से बताया कि उन्हें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। समग्र न्यायिक और प्रशासन की देखरेख अमात्य या सिविल सेवकों द्वारा की जाती थी, जिनके कार्यों को सम्राट द्वारा स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था। अक्षपातलाध्यक्ष संपूर्ण प्रशासन की मुद्रा एवं लेखा का प्रभारी होता था। अकाराध्यक्ष खनन और अन्य धातुकर्म प्रयासों का प्रभारी था। शुल्काध्यक्ष कर एकत्र करने का प्रभारी था। पन्याध्यक्ष वाणिज्य का नियंत्रक होता था। सीताध्यक्ष कृषि का प्रभारी होता था। सम्राट ने जासूसों का एक नेटवर्क नियुक्त किया जो उसे राजनयिक मामलों में सामरिक लाभ की पेशकश करता था।
प्रशासन ने जाति और व्यवसाय जैसी अन्य जानकारियों के साथ नियमित जनगणना भी कराई। धार्मिक नीति, अशोक का धम्म। अशोक ने 260 ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया था। वह शायद भारत के इतिहास में पहले सम्राट थे जिन्होंने दास राजा धर्म या स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा एक आदर्श शासक के कर्तव्य के रूप में उल्लिखित 10 सिद्धांतों को लागू करके बौद्ध राजनीति स्थापित करने का प्रयास किया था। उनकी गणना इस प्रकार की गई है। 1 उदार बनना और स्वार्थ से बचना। 2 उच्च नैतिक चरित्र बनाए रखना। 3 प्रजा की भलाई के लिए अपने सुख का त्याग करने के लिए तैयार रहना। 4 ईमानदार रहना और पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखना। 5 दयालु और सौम्य होना। 6 प्रजा के अनुकरण हेतु सरल जीवन जीना। 7 किसी भी प्रकार की घृणा से मुक्त होना। 8 अहिंसा का पालन करना। 9 धैर्य का अभ्यास करना। 10 शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जनमत का सम्मान करना। भगवान बुद्ध द्वारा प्रचारित इन 10 सिद्धांतों के आधार पर अशोक ने धर्म का पालन किया जो उनके परोपकारी और सहिष्णु प्रशासन की रीढ़ बन गया। धर्म न तो कोई नया धर्म था और न ही कोई नया राजनीतिक दर्शन। यह जीवन का एक तरीका था जिसे आचार संहिता और सिद्धांतों के एक सेट में रेखांकित किया गया था, जिसे उन्होंने शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए अपनी प्रजा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने 14 शिलालेखों के प्रकाशन के माध्यम से इन दर्शनों का प्रचार प्रसार किया, जिन्हें उन्होंने अपने साम्राज्य में फैलाया। अशोक के शिलालेख। 1 किसी भी जीवित प्राणी का वध या बलि नहीं दी जानी थी। 2 उसके पूरे साम्राज्य में मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की भी चिकित्सा देखभाल। 3 भिक्षु हर 5 साल में साम्राज्य का दौरा कर आम लोगों को धर्म के सिद्धांत सिखाते थे। 4 अपने माता पिता, पुरोहितों और साधु संतों का सदैव सम्मान करना चाहिए। 5 कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। 6 उन्होंने अपनी प्रजा को हर समय प्रशासन के कल्याण के संबंध में अपनी चिंताओं के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे वह कहीं भी हो या क्या कर रहा हो। 7 उन्होंने सभी धर्मों का स्वागत किया क्योंकि वे आत्मसंयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं। 8 उन्होंने अपनी प्रजा को भिक्षुओं, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देने के लिए प्रोत्साहित किया। 9 सम्राट द्वारा धर्म के प्रति सम्मान और शिक्षकों के प्रति उचित दृष्टिकोण को विवाह या अन्य सांसारिक उत्सवों से बेहतर माना जाता था। 10 सम्राट ने अनुमान लगाया कि यदि लोग धर्म का सम्मान नहीं करते हैं तो महिमा और प्रसिद्धि का कोई महत्व नहीं है। 11 उनका मानना था कि दूसरों को धर्म देना किसी के लिए भी सबसे अच्छा उपहार है। 12 जो कोई अत्यधिक भक्ति के कारण अपने ही धर्म की प्रशंसा करता है और मुझे अपने धर्म की महिमा करने दो इस विचार से दूसरों की निंदा करता है, वह अपने ही धर्म की हानि करता है। इसलिए धर्मों के बीच संपर्क अच्छा है। 13 अशोक ने उपदेश दिया कि धम्म द्वारा विजय बल द्वारा विजय से बेहतर है, लेकिन यदि बल द्वारा विजय प्राप्त की जाती है तो यह सहिष्णुता और हल्की सजा होनी चाहिए। 14 आज्ञाएं इसलिए लिखी गई ताकि लोग उनके अनुसार कार्य कर सकें। उसने इन 14 शिलालेखों को पत्थर के खंभों और स्लैबों में खुदवाया और उन्हें अपने राज्य के आसपास रणनीतिक स्थानों पर रखवाया। बौद्ध धर्म के प्रसार में भूमिका। अपने पूरे जीवन में अशोक महान ने अहिंसा या अहिंसा की नीति का पालन किया। यहाँ तक कि उसके राज्य में जानवरों का वध या अंगभंग भी बंद कर दिया गया था। उन्होंने शाकाहार की अवधारणा को बढ़ावा दिया। उनकी नज़र में जाति व्यवस्था का अस्तित्व समाप्त हो गया और उन्होंने अपनी सभी प्रजा के साथ समान व्यवहार किया। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, सहिष्णुता और समानता का अधिकार दिया गया। बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। उन्होंने स्थविरवाद संप्रदाय के विभज्जावाद उपसंप्रदाय का भी समर्थन किया, जिसे अब पाली थेरवाद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार करने और लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करने के लिए दूर दूर तक मिशनरियों को भेजा। यहाँ तक कि उन्होंने बौद्ध मिशनरियों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा सहित शाही परिवार के सदस्यों को भी नियुक्त किया। उनके मिशनरी नीचे उल्लिखित स्थानों पर गए: सेल्यूसिड साम्राज्य, मध्य एशिया, मिस्र, मैसेडोनिया, साइरेन, लीबिया और एपिरस, ग्रीस और अल्बानिया।
उन्होंने बौद्ध दर्शन पर आधारित धम्म के अपने आदर्शों का प्रचार करने के लिए अपने पूरे साम्राज्य में गणमान्य व्यक्तियों को भी भेजा। इनमें से कुछ इस प्रकार सूचीबद्ध हैं। कश्मीर गांधार मज्झंतिका, महिषमंडल मैसूर महादेव, वनवासी तमिलनाडु रक्षिता, अपरांतक गुजरात और सिंध योना धम्मरक्षिता, महाराष्ट्र महाधम्मरक्षिता, योना का देश बैक्ट्रिया सेल्यूसिड साम्राज्य महारक्षिता, हिमवंता नेपाल मध्यमा, सुवर्णा भूमि थाईलैंड म्यांमार सोना और उत्तरा, लंकादीप श्रीलंका महामहिंद। मृत्यु लगभग 40 वर्षों की अवधि तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने के बाद महान सम्राट अशोक 232 ईसा पूर्व में पवित्र निवास के लिए चले गए। उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य केवल 50 वर्षों तक चला। अशोक की विरासत। बौद्ध सम्राट अशोक ने बौद्ध अनुयायियों के लिए हजारों स्तूप और विहार बनवाए। उनके स्तूपों में से एक महान सांची स्तूप को अनेक्सो द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सारनाथ में अशोक स्तंभ की राजधानी 4 सिंहों वाली है, जिसे बाद में आधुनिक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और यह वीडियो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।